ज्ञानधारा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए नई डिजीज कंडीशन, वो है ऑर्थोपोड संक्रमण के अंदर आता है डेंगू। पहले हमने पढ़ा कि संचारी रोग पढ़ा, संचारी रोग में पढ़ा कि संचारी रोग को हम 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला भाग था श्वसन तंत्र में संक्रमण, और श्वसन तंत्र में संक्रमण के अंदर कौन कौन से आते हैं? मीजल्स, मम्स और रूबेला, और उसके साथ में हमने पढ़ा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, वोपिंग कप, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस और टीबी। और अब दूसरा हमने पढ़ा था आंतों संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। उसके अंदर कौन कौन से आए थे? पोलियोमाइलिटिस, हेपेटाइटिस और एंटी डायरल डिजीज, उसमें कोलेरा पढ़ा, और फिर टाइफाइड फीवर, ये पढ़े थे। और तीसरा हम चरण पढ़ रहे हैं वो है ऑर्थोपोड संक्रमण। उसके बाद पढ़ेंगे जूनोसिस, उसके बाद पढ़ेंगे सरफेस इन्फेक्शन, भूतल संक्रमण। तो अब ऑर्थोपोड संक्रमण के अंदर सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं डेंगू। अब डेंगू के अंदर क्या होता है कि डेंगू है जो एक अरबो वायरस रोग कारक। क्या होता है डेंगू का? अरबो वायरस, डेंगू वायरस है वो एक अरबो वायरस है, उसके द्वारा होता है। और उसकी जो फैमिली होती है वो फ्लेवी वायरस के अंतर्गत आती है। और फिर हमने पढ़ा कि इसका वाहक क्या होता है, जो वेक्टर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का, जो फैलाता है उस वाहक क्या होता है? वो वाहक होता है कि जो एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दो वाहक होते हैं, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दोनों डेंगू के वाहक होते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ये डेंगू का वेक्टर क्या है, तो लोग क्या कर देते हैं? डेंगू वायरस या अरबो वायरस करते हैं, लेकिन उसकी वाहक पूछ रहा है तो वो आपको बताना है एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, और मोस्ट कॉमनली यही आता है हमेशा। और अगला आता है ट्रांसमिशन, वो फैलता कैसे है, वो संचरण कैसे होता है? वो हमेशा जो एडिस मॉस्किटो है, ये दोनों एडिस मॉस्किटो, उसके द्वारा ही, मच्छर के द्वारा ही फैलते हैं। और ये हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको? जहां पर अपने आसपास के क्षेत्र में जल भंडारण होता है, जल एकत्रित होता है, उसी जगह पे आपको देखने को ये मिलेंगे। और फिर हम पढ़ रहे हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं। डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है एपिबेजिक फीवर ओनली, उसको बुखार आता है। दूसरा हमने क्लासिकल डेंगू फीवर में बांटा, और तीसरा हमने बांटा डेंगू हेमरेजिक फीवर, और उसके बाद हमने बांटा है गंभीर डेंगू, सीवियर डेंगू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिबेजिक बुखार। उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ बुखार आएगा और मैक्यूलो पॉपुलर दाने मिलेंगे, मैक्यूलो और पॉपुलर दाने मिलेंगे। मतलब ये इसकी स्टेज है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि रेसेस की अलग अलग स्टेज होती है। पहली स्टेज आपको बता रखे हैं कि जो धब्बेदार होंगे, उसके बाद में पेप्यूल आएंगे, उसके बाद वेसिकल आएंगे, उसके बाद में पस्ट्यूल आएंगे, और उसके बाद में उसकी जो रिकवरी होगी उसको बोलते हैं स्कार्ब, जो इसमें क्या होता है? पपड़ी बनेगी। तो इस प्रकार में यही मैक्यूलो पेप्यूलर दाने हैं जो इसमें बनेंगे। तो फर्स्ट हम क्या होगा? पहले बुखार आएगा और उसके बाद में मैक्यूलो बुखार आएगा, बुखार के साथ में मैक्यूलो पेप्यूलर दाने आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हमने बांटा है कि क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या होता है कि उसको व्यक्ति को ठंड लगेगा, तेज सिर दर्द होगा और तेज ही बुखार होगा, और बुखार का जो तापमान होगा वो 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, वो क्लासिकल आएगा। फिर उसकी मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, और उसकी जोड़ों की जो गति है जॉइंट की, वो मूवमेंट है कम हो जाएगा। जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होगा। जोड़े कौन से? जैसे अपने ये एल्बो जॉइंट, नी है, वहां पर अपने को ज्यादा दर्द महसूस होगा और अपनी गतियां भी रुक जाएगी, चलने में भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आता है क्लासिकल डेंगू के अंदर क्या 24, जो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है उस स्टेज में क्या होता है? 24 घंटे के अंदर क्या होता है? जो रेट्रो ऑर्बिटल, जो आंखों की जो कैविटी होती है, ऑर्बिट कैविटी, उसके रेट्रोविट, उसमें ज्यादा पेन होगा, उसमें दर्द होगा। आंखों की जो गति है उसमें भी गति मूवमेंट करेंगे आंखों की, तो उसमें भी पेन होगा। और जैसे ही हम प्रकाश के अंदर जाएंगे तो हमको फोटोफोबिया महसूस होगा। प्रकाश में जाएंगे तो आंखों में दर्द होगा, तो वो फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है। और उसके बाद में आते हैं दाने। दाने कैसे देखें? वो चेहरे, छाती
और अपनी गर्दन पर जो दाने देखने को मिलेंगे धब्बेदार और पिन पॉइंट। पिन पॉइंट क्या होता है, जो इस प्रकार से होता है पिन पॉइंट, ये बॉडी के अंदर लाल लाल कलर के ये पिन पॉइंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा कि क्लासिकल डेंगू के अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर तापमान है 39 से 40 डिग्री होता है, सिर दर्द होता है और तेज बुखार होता है, और उसके साथ के अंदर ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, और मांसपेशियों में काफी दर्द, और जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता है, और चलने में और उसको मूवमेंट गति करने में भी दिक्कत आती है। और अगला है कि उसके अंदर रेट्रो ऑर्बिटल कैविटी है, उसमें भी दर्द महसूस होता है। आई मूवमेंट करवाते हैं तो भी दर्द होता है, और प्रकाश के अंदर जाते हैं तो उसको वो आंखों में दर्द महसूस होता है, उसमें बोलते हैं फोटोफोबिया। और फिर उसके अंदर दाने होते हैं, वो चेहरे, गर्दन और छाती पर देखने के लिए मिलते हैं, और दाने किस रूप में होते हैं, धब्बेदार होंगे, या तो लाल लाल कलर के ऐसे से आपको पूरा धब्बे मिलेंगे, या फिर आपको कैसे मिलेंगे, पिन पॉइंट के रूप में देखने को मिलेगा। ये अपना है क्लासिकल डेंगू फीवर, इसकी स्टेज। तीसरी आती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर ये किसी बोलते, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। डेंगू हेमरेजिक फीवर मतलब जिस डेंगू में रक्त स्राव होता है, मतलब ब्लड लॉस होता है, रक्त स्राव होता है, वो होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसमें हम 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो आता है फिब्राइल चरण, दूसरा आता है गंभीर चरण, और तीसरा आता है रिकवरी चरण। तो फिब्राइल चरण में क्या होता है, फेज में क्या होता है, उसका तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर पहला है फिब्राइल चरण, उसमें तापमान और बढ़ जाता है, वो 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसमें तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक बुखार है, उसका तापमान चला जाता है, तेज बुखार आ जाता है। फिर इसके अंदर एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, क्या होता है कि हम ब्लड के अंदर 3 सेल होती है, कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। 3 परतें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स, तीसरी जो कोशिकाएं होती है, सेल होती है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। वो क्या होती है, उसकी जो नॉर्मल है वो कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रो लीटर ये होती है। तो इसकी जो ब्लड सेल की जो होती है प्लेटलेट्स, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक की माइक्रो पर लीटर होती है। तो ये इसकी संख्या होती है। इस संख्या के अंदर कमी आना, 1.5 लाख से कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसमें मिलता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर मिलता है, और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। और फिर इसके अंदर एक हम टेस्ट करते हैं, वो कैसे पता चलता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है या डेंगू है कि नहीं। उसके अंदर एक टेस्ट करते हैं, वो आता है पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट। पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट वो क्या होता है, वो अपने हाथ पर जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको, इसका कप है, उसको इधर बांधते हैं। बांधने के बाद उसको क्या होता है, डिफ्लेट इन्फ्लेट करते हैं। उसको जब इन्फ्लेट करते हैं तो उसको इन्फ्लेट करके बीच पॉइंट पे लेके रख देते हैं। जैसे उसका हमने 100 पे ला के रखा है, 100 पे रखा है, तो अपने जो हाथ की है उसमें 20 से 10 या 20 के बीच में पैचेस निकलते हैं। पैचेस मतलब ये पिन पॉइंट मानो, ये उससे थोड़ी साइज बड़ी के अंदर हम क्या मिलेंगे, ये पैचेस मिलेंगे। वो यदि 20 से ऊपर है, 20 पैचेस पर स्क्वायर इंच, 20 पैचेस पर स्क्वायर इंच से यदि ज्यादा है तो अपना क्या है, डेंगू पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट किस में करते हैं, ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, वो किस में करते हैं, डेंगू के अंदर करते हैं। तो आपको विशेष तौर से यह रखना। और टोर्निक्यूट का मतलब क्या होता है, जो अपने टोर्निक्यूट बांधते हैं ना, उसी को आधार पर आप याद रखने का प्रयास करें। तो टोर्निक्यूट टेस्ट से क्या होता है, अपने जो हाथ की जो एक्सट्रीमिटी है उस पर क्या होता है, 10 से 20 के बीच या 20 से ऊपर की ओर होते हैं जो पैचेस मिलते हैं। पैचेस आप धब्बे भी बोल सकते हो, ये धब्बे मिलेंगे, वो कितना, 20 पैचेस पर स्क्वायर इंच के अंदर मिलेंगे।
तो हम उसको डेंगू पॉजिटिव मानेंगे और उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा। अगला हम पढ़ रहे हैं गंभीर चरण, सीवियर फेज। वो क्या होता है, उसके अंदर तापमान है वो धीरे कम हो जाता है, उसमें तापमान कम हो जाता है, तापमान वो 37 या 38 डिग्री पर आ जाता है। और फिर क्या होता है, उसमें एक कंडीशन होती है कि प्लेटलेट्स जब आपका 1.5 लाख 4.5 है तो नॉर्मल है, उससे नीचे आया तो वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आ गया। अब धीरे धीरे प्लेटलेट्स कम होती जाएगी, तापमान नियंत्रण में आएगा लेकिन प्लेटलेट्स कम होती जाएगी, और प्लेटलेट्स कम होगी तो प्लाज्मा का रिसाव होगा, प्लाज्मा का लीकेज होगा। अब प्लाज्मा क्या होता है, हम प्लाज्मा देखेंगे तो अपनी जो ब्लड है, रक्त है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया। रक्त को कितने भागों में डिवाइड किया हमने, 2 भागों में डिवाइड किया। 2 कौन सा, एक तो आता है ब्लड सेल और दूसरा आता है प्लाज्मा। ब्लड है 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो ब्लड कोशिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, यह होता है 45% और ये होता है ब्लड में 55%। तो आपको देखना है कि ब्लड सेल 2 भागों में डिवाइड होता है, ब्लड है 2 भागों में डिवाइड होता है, ब्लड सेल में, ब्लड कोशिकाएं में, रक्त कोशिकाएं में और प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा 55% होती है और ब्लड सेल होते हैं 45% होती है। तो यदि प्लेटलेट्स कम होगा तो प्लाज्मा का रिसाव होना शुरू हो जाता है, और प्लाज्मा का रिसाव होते होते एसाइटिक फ्लूइड में एसाइटिस कलेक्शन हो जाएगा फ्लूइड का। और दूसरा होता है अपने लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्ट होना लंग्स के बाहरी पार्ट के अंदर, उसको बोलता है प्लूरल इन्फ्यूजन। तो अभी तक आपको यही ध्यान रखना, यदि अधिक मात्रा में प्लाज्मा का लीकेज होगा, कैसे लीकेज, कैसे आपको समझाए कि प्लाज्मा का लीकेज कैसे समझाए, ये अपने वैन है और इसके अंदर ये ब्लड चल रहा है। अब क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाएगा, कम होगा तो इसमें से प्लाज्मा है ये वैन में चल रहा है, तो ये बॉडी के पार्ट के अंदर ये फ्लूइड का इधर कलेक्शन होना शुरू कर देगा। प्लाज्मा क्या करेगा, ब्लड सेल से बाहर आके किस में आएगा, आ जाएगा आपका फ्लूइड के रूप में अपने जो अदर जो अपने ऑर्गन है उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑर्गन में आना स्टार्ट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो इसमें ब्लड की कमी हो जाएगी। और जब ये ब्लड फ्लूइड इसमें लगातार आता रहेगा तो ये यदि एब्डोमिनल कैविटी जो अपने पेट जो के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें आएगा तो उसको तो हम बोलेंगे एसाइटिक कलेक्शन। और यदि ये फ्लूइड जो अपने लंग्स होते हैं, ये लंग्स है, लंग्स के जो बाहरी भाग में कलेक्शन होगा इधर तो उसको बोलेंगे हम प्लूरल इन्फ्यूजन। यहां तक आपको समझ आ चुका होगा कि प्लाज्मा का लीकेज कैसे होता है कि प्लाज्मा एक वैन के अंदर चल रही और उसके अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो फ्लूइड क्या आएगा, इसके वैन से बाहर आकर के अंग या ऑर्गन के अंदर उसका कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा होगा। तो क्या होगा कि वैन के अंदर तो फ्लूइड कम हो जाएगा और अपने बाहरी ऑर्गन में बढ़ जाएगा, और वैन के अंदर धीरे धीरे फ्लूइड कम होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अपने उस पेशेंट की बॉडी में शॉक की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। शॉक क्या होता है, शॉक क्या होता है कि जो अपने सर्कुलेशन में ब्लड चलता है उसमें क्या हो जाता है, ब्लड का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड की कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो शॉक की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो अब क्या होगा, उसमें शॉक हो जाता है। इसकी तीसरी चरण आता है रिकवरी चरण। उसमें क्या तापमान भी नियंत्रण होता है कि तापमान इधर नियंत्रण हो गया तो इसमें तापमान नॉर्मल हो जाएगा। फिर प्लाज्मा को जो लीकेज है वो कम हो जाएगा, प्लाज्मा का लीकेज कम होगा क्योंकि प्लेटलेट्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और बढ़ना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि लीकेज है वो कम हो जाएगा और इधर जो फ्लूइड्स था उसका क्या वापस अवशोषण होना शुरू हो जाएगा, अवशोषण शुरू हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपनी जो रिकवरी फेज मानी जाएगी। तो ये आपका इनकी 3 चरण पूर्ण हुई। और अगला चरण आता है गंभीर डेंगू। गंभीर डेंगू क्या होता है, वह डेंगू उसमें क्या होता है कि गंभीर डेंगू के अंदर ये प्लाज्मा का लीकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और प्लाज्मा का लीकेज बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन अपने लंग्स के अंदर मिलेगा, फेफड़ों के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, और अपने पेट के चारों तरफ और भी शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो फेफड़े के चारों तरफ पानी इकट्ठा होगा, तो जितना फेफड़े सांस लेने में फूलने में हेल्प होती थी वो फूल नहीं पाएंगे, तो सांस में तकलीफ होगी। तो इस तरह से उसमें बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अब ये फ्लूइड है वो अपने फेफड़ों में या दूसरे ऑर्गन में आ जाएंगे, और अपनी जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है नॉर्मली हार्ट से वेन आर्टरी ये सर्कुलेशन होता है, उसमें क्या ब्लड की कमी आ जाएगी। तो हार्ट क्या करेगा, पंप करना ज्यादा शुरू करेगा। तो उसको तो जो बीपी है वो बराबर करना होता है। अब बीपी बराबर नहीं होगा तो हार्ट क्या करेगा, अपनी गति बढ़ाएगा। तो यदि हार्ट नॉर्मली अपना हार्ट बीट करता है, वो कितना करता है, हार्ट 60 से 100 के बीच में धड़कता है 1 मिनट के अंदर। लेकिन क्या होगा, जब बीपी कम होगा तो वो धड़कना कितना बीट करना 100 से ज्यादा शुरू कर देगा। तो उसी को हम बोलते हैं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया मतलब टेकीकार्डिया, कार्डिया मतलब होता है हार्ट, टेकीकार्डिया। तो 100 से ज्यादा यदि हार्ट धड़कना या बीट करना शुरू कर देगा तो उसको बोलते हैं हम टेकीकार्डिया। अब टेकीकार्डिया हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो पंप ज्यादा करेगा और वो ब्लड सप्लाई ज्यादा करेगा। और उसके साथ में क्या होता है, जो अपनी बाहरी जो भाग होते हैं कोशिकाएं, उसके अंदर जो वैन होती है उसको सिकुड़नी शुरू हो जाती है, वो सिकुड़ जाएगी। और जब सिकुड़ेगी तो उसको ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसको ब्लड सप्लाई कम देगा, हार्ट पंप ज्यादा करेगा, तो बीपी बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ज्यादा प्लाज्मा के रिसाव या लीकेज होने से क्या होता है, लगातार यदि वो मेंटेन नहीं कर पाया, हार्ट ने भी बहुत कोशिश की, सब कुछ हुआ, लेकिन तो भी उसमें फ्लूइड का मेंटेन नहीं हुआ, तो क्या होगा, हाइपोटेंशन चला जाएगा। हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं, बीपी का कम होना। कितना, 90 से अपनी जो नॉर्मल बीपी है वो होती है 120/80। सिस्टोलिक बीपी है ऊपर वाली, सिस्टोलिक बीपी है 120 और ये 80 होता है। तो सिस्टोलिक बीपी कितने से 90 से नीचे चला जाएगा तो उसको हम बोल देंगे हाइपोटेंशन मोस्ट। तो उसमें हम क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा और एक साथ में हो जाएगा आपका हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, जो ऑक्सीजन की कमी होना क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इधर फ्लूइड ब्लड की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी कि फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर गया, तो वो पूरी तरह से फूल नहीं पाएंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा और ऑक्सीजन पूर्ण रूप से ले नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में उसको क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और साथ में ब्लड की भी कमी हो जाएगी। तो उसके साथ में हमारा लंग्स भी खराब हो जाएगा और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट अपना कार्य करना बंद कर देगा। तो ये चीजें उसमें हमको देखने को मिलती है। और इस चीज के अंदर यदि हमको फ्लूइड चलाना होता है, यदि हमने ब्लड फ्लूइड ज्यादा चलाया तो भी हमको नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि ऑर्थोपोड डिजीज इन्फेक्शंस पढ़ा, संक्रमण। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा डेंगू। डेंगू का जो रोग कारक होता है वो अर्बोवायरस होता है। अर्बोवायरस कौन सी फैमिली से आता है, फ्लेवी वायरस से आता है, ये हमने पढ़ा। इसमें कुछ नॉर्मल सीखने की नहीं, ये तो अपना को याद करना पड़ेगा। दूसरा आता है वेक्टर, कौन सा आता है, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस होता है, दो जिसके वाहक होते हैं। ये नॉर्मली चीज आपको याद रखनी, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस होता है। दूसरा आता है ट्रांसमिशन। नॉर्मल ट्रांसमिशन आपको हमेशा इसमें एडिस मॉस्किटो देखने को मिलेगा। मच्छर आपको ऑर्थोपोड पढ़ेंगे तो मच्छर मक्खी है इनके द्वारा ही होता है, तो आपको एडिस मॉस्किटो। आज तक हमने पहले श्वसन तंत्र में संक्रमण और आंतों में श्वसन तंत्र में पढ़ा, तो वो तो आपको एयरबोर्न पढ़ा था या ड्रॉपलेट पढ़ा था, वो ट्रांसमिशन था, सब में कॉमन था। पोलियोमाइलिटिस और ये हमने आंतों में संक्रमण पढ़ा, सब में उसमें क्या है, आंतों के द्वारा मुंह से एनस तक, तो उसमें क्या होता है, फीको ओरल रूट आएगा, सब में कॉमन है।
इसमें आएगा एडिस मॉस्किटो, एडिस तो इसमें आएगा सिर्फ डेंगू, बाकी समय मॉस्किटो मक्खियां ये सब मिलती रहेगी। फिर हमने पढ़ा इसको 4 चरणों में। पहला चरण तो अविभाजित चरण, जितना इतना मोस्ट नहीं है, उसमें बुखार और मैक्यूलो पॉपुलर रेसेस मिलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरा आता है क्लासिकल डेंगू फीवर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि तेज बुखार हो जाता है, ठंड हो जाती है और तापमान कितना आता है, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लासिकल डेंगू फीवर के अंदर तापमान कितना मिलेगा। वो तापमान 39 से 40 डिग्री तक मिलेगा। अब तापमान इसमें बढ़ेगा धीरे धीरे, उसमें मांसपेशियों में दर्द भी होता है, चलने में दिक्कत आती है, जोड़ों में भी दर्द होता है, जॉइंट पेन भी होता है और फोटोफोबिया देखना, उसकी आंखों की जो ऑर्बिटल कैविटी है उसमें भी दर्द देखने को मिलता है और प्रकाश में आता है तो हमको दर्द महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोफोबिया। तो कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है फोटोफोबिया भी क्या है, उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। और अगला आता है आपका, उसमें दाने कैसे धब्बेदार होंगे, पेचेस और पिन पॉइंट के रूप में होंगे। पिन पॉइंट बोले तो आपको पहले बताया हुआ है, ऐसे पिन पॉइंट के अंदर लाल लाल आपको दाने दिखाई देंगे, पिन पॉइंट उसको बोलते हैं। और फिर हमने पढ़ा डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण आपको फिब्राइल चरण होता है, वो चरण सेम टू सेम ये होता है, लेकिन इसके साथ में एक चीज और देखने को मिलती है, वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, 1.5 लाख से नीचे यदि प्लेटलेट्स होती है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होते ही क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का रिसाव होना, लीकेज होना शुरू हो जाता है। और उसके अंदर एक मोस्ट कॉमनली टेस्ट है पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट। यह कई बार एग्जाम आ चुका है। पॉजिटिव टोर्निक्यूट टेस्ट किसमें करते हैं, वो हम करते हैं किसमें, अपने इसके अंदर देखने को मिलता है, इसमें डेंगू के अंदर करते हैं। और उसके अंदर कितनी 20 जो पैचेस आते हैं, 20 जो धब्बे है वो बनेंगे, कितने स्क्वायर इंच पर स्क्वायर इंच के अंदर क्या होता है, वो धब्बे मिलेंगे 20 से ज्यादा, तो वो आपको डेंगू माना जाएगा। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसमें मिलेगा आपको। और दूसरा हमने पढ़ा गंभीर चरण, गंभीर सीवियर फेज पढ़ा। सीवियर फेज में क्या होता है, प्लाज्मा लॉस होता है, प्लाज्मा कम होना शुरू हो जाता है। और प्लाज्मा कम होगा तो कि सर्कुलेशन के अंदर ब्लड भी कम मिलेगा। अब ब्लड सर्कुलेशन में कम मिलेगा, हार्ट है, आर्टरी है, वेन है, सब जगह ब्लड की कमी हो जाएगी, फ्लूइड की कमी हो जाएगी सर्कुलेशन में, तो वो शॉक में चला जाएगा। और शॉक में चले जाने के बाद क्या होता है कि ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन को, वाइटल ऑर्गन महत्वपूर्ण अंग है, उनको ब्लड मिलना कम हो जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा रिकवरी चरण। उसमें तापमान तो इसमें नियंत्रण हो जाएगा। गंभीर चरण में रिकवरी में तापमान बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा और अवशोषण भी शुरू हो जाएगा और प्लाज्मा लीकेज भी कम हो जाएगा। ये चीज आती है डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर। और लास्ट हमने पढ़ा गंभीर डेंगू, सीवियर डेंगू। उसके अंदर क्या होता है, ये रिकवरी चरण आता ही नहीं है, सीधा प्लाज्मा लीकेज ज्यादा हो रहा है तो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बीपी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और इस तरह से दोनों की कमी होने की वजह से जो महत्वपूर्ण अंग है उसकी हानि होनी स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे, फेफड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं, साथ में अपना हार्ट है, हृदय है, वो कार्य करना कम कर देता है, हार्ट फेलियर बोलते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। और इस तरह से हमने ये चारों चरण पढ़े हैं। और अगला चरण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और डेंगू को पूरी तरह से पढ़ना है और स्पेशली नोट्स है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। और इस तरह से हमने पूरे डेंगू को आपको बताया।